अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन, आप हमारा ये शो हर पीर, मंगल और जुमेरात को सुनते हैं। जान है तो जहान हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। सामीन, हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और उनसे आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। सामीन, आज का हमारा ये शो फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त जेनिक्स फार्मा मुख्तलिफ बीमारियों पे मुख्तलिफ अद्वियात भी तैयार कर रहा है, जैसे मलेरिया, जहनी बीमारियाँ, ज़ियाबतीस, दिल की बीमारियाँ, बच्चों की बीमारियाँ और हड्डी के इलाज, गायनी, गैस्ट्रो और डिफरेंट एंटीबायोटिक्स अद्वियात भी इस वक्त वो बना भी रहा है और इसके साथ मुख्तलिफ 26 ममालिक में उनकी एक्सपोर्ट्स भी है। सामीन, आज हम जिस मौजू पे बात करें, पिछले भी हम काफ़ी शोज़ पे कर चुके हैं कि मिर्गी क्या होता है और माशरा इसको कैसे लेता है, उस पर कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम देखें तो इस वक्त हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो मोर देन 1,80,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी में इस पर मुब्तला हैं। और सबसे बड़ी एक मुश्किल जो इसमें नज़र आती है, वैसे तो ये इलाज इसका मौजूद है, ट्रीटेबल बीमारी है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इसका बहुत बड़ा स्टिग्मा है। अगर हमारे बच्चों को या बड़ों को ये बीमारी हो जाए तो हम उनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर देते हैं और उनको ओवर प्रोटेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से बजाय कि वो ठीक हो, वो और मुख्तलिफ जहनी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। सामीन, इसमें बहुत सारा तो ऐसा डेटा भी मौजूद है कि जिसमें लोग शायद डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं और मुख्तलिफ और जिन भूत और मुख्तलिफ और इस चक्रों में पड़ जाते हैं। लेकिन इस पर और भी मज़ीद डिटेल में बात करेंगे कि वाकई ये सब कुछ ठीक है कि नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजीज़ सोनावाला, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट फ्राम आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल कराची। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजीज़, वेलकम टू माई शो जान है तो जहान। वालेकुम सलाम अंबर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस शो में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका आने का। डॉक्टर साहब, जैसे आप जानते हैं कि कल भी 13 फरवरी को पूरी दुनिया में एपिलेप्सी डे मनाया गया था। मैं चाहूँगी कि इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए और किस तरह WHO मिलकर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर्स के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है और इस वक्त क्या स्टेटस है पूरी दुनिया में एपिलेप्सी का। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम इसको पहले समझे। देखिए, ये वर्ल्ड एपिलेप्सी डे इस वजह से मनाया गया है टू क्रिएट अवेयरनेस। मतलब ये है कि ये बीमारी ऐसी है कि आपने एक फिगर दिया 1,80,000 पाकिस्तान में ऐसे मरीज़ हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये फिगर यानी बहुत कम है क्योंकि हमारे पास स्टेटिस्टिक्स नहीं है। दुनिया भर में ऐसे हम कहते हैं कि 0.5 to 1% लोग ऐसे हैं कि इस बीमारी में मुब्तला है, 0.5 to 1%। अब इसमें इलाज और ये सारी चीज़ें मौजूद है लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो वर्ल्ड एपिलेप्सी डे का एक ही मकसद है कि सारे मुआशरे में एक अवेयरनेस, एक जानकारी सबको देना कि ये क्या चीज़ है, ये क्या बीमारी है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि सबसे बड़ा मसला इलाज के लिए ये होता है कि मरीज को और उनकी फैमिली को पता ही नहीं कि ये क्या है। तो ऐसे जब वर्ल्ड एपिलेप्सी डे जब मनाया जाता है तो दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी ये हम शो ऑर्गेनाइज करते हैं, हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम मरीज़ों के लिए वो मीटिंग्स रखते हैं ताकि उनको पता चले कि ये क्या है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वर्ल्ड एपिलेप्सी डे का यही मकसद है। हम और भी यानी दिनों में और साल भर में हम ये अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी दुनिया मिलकर एक दिन ये सारे अवेयरनेस अगर वो पैदा होती है दुनिया भर में तो उसकी पब्लिसिटी भी अच्छी होती है और उसकी इफेक्ट भी अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो माशरे में इसका स्टिग्मा है कि लोग मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चले जाते हैं, कहते हैं कि कुछ जिन्नात और भूत का असर है और डिफरेंट चीज़ें इस पे लोग सोचते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल अमर, आपने बिल्कुल सही कहा और ये कम नसीबी से ये इतना आम है, खास करके हमारे मुआशरे में। ऐसे नहीं कि यहीं पर और मुल्कों में भी इसकी जो प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हमारे मुआशरे में इतना आम है कि इसकी वजह से हम देखते हैं कि इतने पेशेंट इसकी वजह से ज़िंदगी भर के लिए मुतासर हो जाते हैं और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है एक ही मकसद के लिए, एक ही वजह के लिए कि इसमें अवेयरनेस नहीं है। वो समझते हैं कि मिर्गी यानी मरीज जो है यानी किसी जिन के या भूत के काबू में आ गया है
اور اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں. کچھ دیہاتوں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پھر وہ کوئی کہیں جاتے ہیں, پھر ان کو پیشنٹ کو باندھا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, اور اس مقصد سے کہ اس سے جن اور بھوت نکالا جائے. حقیقت یہ ہے کہ خدا کے واسطے ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے مرگی ایک بیماری ہے. اب کچھ چیز ہم سمجھ لیتے ہیں, کسی کو ڈائبٹیز ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے, تو ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں. اس میں اویئرنیس نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جن یا بھوت ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ایک دماغی بیماری ہے, ایک جسم کی بیماری ہے جو عام بیماریوں کی طرح ہے, اور اس کا علاج مکمل ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو سمجھیں اور مریض کو صحیح راستے پر آپ علاج دینے کی کوشش کریں تو یہ صحیح ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی جانکاری سارے معاشرے میں ہو, خاص کر کے ہمارے معاشرے میں. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس وقت سائنس نے تو اتنی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس وقت ہر بیماری کا علاج اس وقت موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اب جاننا چاہوں گی کہ ظاہر ہمارے سامعین بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ ایپیلیپسی ہوتا کیا ہے, اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. ہاں, مختصر میں امبر میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے سمجھ لیں کہ سارے دماغ میں جو ہے الیکٹریسٹی ہوتی, کرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ میں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو اس لیے میں کر سکتا ہوں کہ اوپر سے کرنٹ آتا ہے اور ہاتھ کو آرڈر دے رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں تو کچھ حصوں سے کرنٹ آ رہا ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو کرنٹ ہونا, الیکٹریسٹی ہونا دماغ میں عام چیز ہے, اور اسی وجہ سے سارا جسم کا نظام چل رہا ہے. لیکن کبھی کبھار یعنی 1% یا 0.5% میں اس میں شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے. اتنا مختصر سے سمجھ لیں. اور جب یہ ہوتا ہے, اور ہر وقت نہیں, بار کبھی کبھار بیچ بیچ میں ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں دورہ. اور ایک بار دورہ پڑنا جو کافی لوگوں کو ہوتا ہے, یہ دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں تقریباً 15% لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو زندگی میں ایک بار دورہ پڑ گیا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو ہم ایپیلیپسی یا مرگی نہیں کہتے. لیکن اگر کسی کو بار بار اگر اسی طرح سے شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے دورے پڑ رہے ہیں, ایک بار سے زیادہ, اور اسی طرح سے ہو رہے ہیں, اسی صورت میں ہو رہے ہیں, تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں مرگی یا ایپیلیپسی. تو فٹ جو کہتے ہیں, دورہ جو کہتے ہیں, وہ ایک دورہ ہے جو ایک بار شارٹ سرکٹنگ ہوئی اور بعد میں کبھی نہیں ہوئی. لیکن اگر یہ چیز بار بار ہو رہی ہے کسی کو تو اس کو مرگی کہتے ہیں. تو یہ جیسے سیزر ہے جی, یا فٹس کہنا, کیا یہ ایک ہی چیزیں ہیں ساری یا الگ؟ سیجر یا فٹ ایک ہی چیز ہے, اور ایپیلیپسی ہے کہ بار بار سیجر یا فٹ ہو, اس کو ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں, اور یہ کن لوگوں کو ہوتا ہے, میں اس پہ یہ جاننا چاہتی ہوں. امبر, یہ ایسی بات ہے کہ اس پر ریسرچ ابھی بھی چل رہی ہے. میجورٹی جو لوگ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایڈیوپیتھک. ایڈیوپیتھک کا مطلب ہے کہ یہ ہو رہا ہے لیکن ہمیں ابھی بھی نہیں پتہ ہے کہ اس پیشنٹ میں شارٹ سرکٹنگ کیوں ہوئی. اس میں کافی سارے کچھ موروثی معاملے بھی ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں سائنس پروگریس تو کی ہے, لیکن سائنس کے پاس وہ علم نہیں ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے. انسان تو چاہ رہا ہے کہ بس اس کے پاس ہر چیز کا علم اسی طرح سے ہو جو اوپر والے کے پاس ہے. اب یہ تو بیوقوفی ہے, تو ہو نہیں سکتا ہے. تو مطلب ہے کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیوپیتھک, یعنی ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے کہ کیوں ہوا ہے. حالانکہ علاج موجود ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کیوں ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی پیشنٹ ہیں جن کو یعنی خاص کر کے جو ہے ہمارے معاشرے میں جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو دائیوں کے ساتھ ہوتی ہے, صحیح طرح سے نہیں ہوتی ہے, تو پھر بچے کے دماغ کو چوٹ لگ جاتی ہے, انجری ہوتی ہے, یا گردن توڑ بخار ہو جاتا ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے, آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. ہاں, یعنی برتھ ایسفکسیا ہم کہتے ہیں کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ صحیح طرح سے یعنی ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے, اور آکسیجن کی کمی جو ہے 2-3 منٹ کے لیے اگر ہوگی تو دماغ کمزور ہو سکتا ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. دوسرا, گردن توڑ بخار کسی کو ہو گیا, کسی کو فالج ہو گیا بڑی عمر میں جو ہے, اور کسی کو خدا نہ خواستہ یعنی دماغ میں کوئی رسولی برین ٹیومر ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں, یعنی مختلف اس طرح کی ریزنز ہے کہ جس وجہ سے یہ ہو سکتی ہے, جس میں میجورٹی ہم کہتے ہیں ایڈیوپیتھک یا موروثی مسئلے ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور ریزنز کا پتہ چل رہا ہے, اور حالانکہ علاج لوگوں میں موجود ہے لیکن ایگزیکٹ ریزن ہر کسی میں ہم نہیں بتا سکتے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے ہمارے پاس. سامعین آپ بھی کال کرنا چاہیں تو, اور ڈاکٹر
سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر. فیس بک پہ لائیو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, سوال وہاں ویڈیو کے نیچے بھیج سکتے ہیں www.fb.com/hotfm105, اور ورنہ اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے, ہاٹ لکھیے, HOT اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے اور 888888 کے اوپر بھیج دیجیے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ڈاکٹر عزیز سوناوالا کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج ہم مرگی کے اوپر بات کر رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں. سامعین, آج کا ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے, اور ہمارا مین کیمپین کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میں, مرگی اور معاشرہ. ہم ابھی آگے بھی بات کریں گے کہ ایسے مریضوں کو کیسے ہم ان کا خیال رکھیں, معاشرے میں ان کی ایکسیپٹنس کیا ہے, یہ لوگ واقعی کیا نارمل زندگی گزار سکتے ہیں کہ نہیں, یہ بڑا اہم ہے. بہت سارے امراض ایسے ہیں جو مریض شاید خود ٹھیک ہونا چاہتا ہے, لیکن آس پاس ہمارا معاشرہ ان کو جینے نہیں دیتا اور اس مرض کو اور دھکیل دیتا ہے کہ انسان زندگی میں پیچھے چلا جاتا ہے. لیکن جب خدا نے تندرستی دی ہے, صحت دی ہے انسان کو, تو ہم کون ہیں جو ہم معاشرے میں ایسے مریضوں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیں. ذہنی امراض میں ہمیشہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی ایکسیپٹنس نہیں دیتے ہیں آپ کو, اور لیکن جہاں جن لوگوں کو ایکسیپٹنس ملتی ہے, یقین کیجئے وہ لوگ آج زندگی کے کامیاب ترین سفر پہ سب سے اوپر موجود ہیں. ڈاکٹر عزیز سوناوالا کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام آخان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کراچی, اور جینکس فارما کی جانب سے آج کا شو پیش کیا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر عزیز, میں چاہوں گی کہ ہمیں سامعین کو یہ بتائیے کہ یہ جو جھٹکے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, ان جھٹکوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا پیشنٹ کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کوئی جھٹکا آنے والا ہے, کوئی سمٹمز, یا اور یہ جو جھٹکوں کی نوعیت ہوتی ہے یہ کیسی ہوتی ہے, کہ سب کی سیم ہوتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ جھٹکے کا ہونا لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہاتھ پاؤں ہلے اسی وقت ہو. اچھا, عام طور پہ جو ہے دو قسم کے جھٹکے ہوتے ہیں. پہلے میں یعنی مریض کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ ہے, اچانک بے ہوشی آتی ہے. ایک بار بے ہوشی آتی ہے پھر وہ جسم جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور جھٹکے کھانے لگتا ہے. دوسرے قسم کے ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری, یعنی اس وقت یعنی پیشنٹ کو کبھی کبھار ایک علم ہو جاتا ہے کہ اب کوئی مسئلہ آنے والا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے, اور اس کے بعد جھٹکے لگتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اب ہر وقت یعنی جھٹکے کا آنا یعنی وہ ایپیلیپسی کی نشانی نہیں ہے. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں ایوری تھنگ دیٹ شیکس از ناٹ ایپیلیپسی, اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ایپیلیپسی ڈز ناٹ شیک. کبھی کبھار دورے پڑتے ہیں. دیکھیے, میں نے کہا نا, دورے جو ہے اس کا یعنی یہ مطلب ہے کہ دماغ میں الیکٹریسٹی کی شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے. تو اس حصے میں عموماً ہوتی ہے کہ جہاں ہاتھ پاؤں کنٹرول ہوتے ہیں, لیکن اس حصے میں بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں ہاتھ پیروں کا کنٹرول نہیں ہے, جہاں یادداشت کا کنٹرول ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر کبھی کبھار کچھ پیشنٹ جو ہے بالکل ایک یاد میں کھو جاتے ہیں, ماضی میں چلے جاتے ہیں, کبھی آگے چلے جاتے ہیں, اور یعنی نوعیت ڈفرینٹ. ہاں, کچھ لوگوں کو جو ہے وہ نظر کی کمزوری اچانک ہو جاتی ہے کہ جب یعنی یہ دورے کا جو سینٹر ان حصوں میں کہ جہاں نظر کنٹرول ہوتی ہے. کبھی کبھار جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان حصے میں ہوتا ہے کہ جہاں اسمیل یا ٹیسٹ کنٹرول ہے, تو پھر مریض کو ایک قسم کی اسمیل نظر یعنی محسوس ہوتی ہے, اور پھر کچھ نہیں ہوتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یعنی اس کی نشانی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ میجر مریض جو ہے ان میں دورے اس طرح سے پڑتے, کبھی پتہ چلے کبھی نہیں پتہ چلے. ایسے بھی مریض ہوتے ہیں کہ جن کو دورہ ہو رہا ہے دماغ میں, لیکن علامتیں جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ مریض کو کچھ یعنی وہ ڈپریشن ہو گیا ہے یا کچھ دماغ پھر گیا ہے اس کا, یا یہ بھی کہتے ہیں ایکٹنگ تو نہیں, ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن اس میں یعنی کچھ علامتیں ایسی ہے کہ جس کو ڈاکٹر سن کر سمجھ کر یہ ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ نہیں یعنی یہ چیزیں بنائی ہوئی نہیں ہے, لیکن یہ اصل میں دورے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی ہم یہ سمجھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض کو دورہ پڑے اور وہ بے ہوش ہو جائے. نہیں, یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں ایک ہوتا ہے بے ہوشی, اور یا دوسرا کیا بے خیالی, ان اویئرنیس, نیم بے ہوش. ہاں, مطلب ہے کہ جہاں تک مریض کا تعلق ہے یعنی اس کو سمجھ نہیں پڑتی کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن سامنے والے دیکھتے ہیں کہ بے ہوش نہیں, کچھ کر رہا ہے, اور کچھ 1-2 منٹ کے بعد پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر خود پوچھتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا. یعنی
दिमाग में बेहोशी नहीं होती, लेकिन करंट ऐसे चलते हैं कि उसको उस वक्त के लिए 2-3 मिनट के लिए, आधी मिनट के लिए पता नहीं चलता कि क्या हो गया. ठीक है. तो उसको हम कहते हैं अनअवेयरनेस, नॉट अनकॉन्शियसनेस. बेहोशी नहीं, लेकिन बेख्याली आप कहते हैं. ठीक है. सामीन, हमारे पास एक कॉल भी. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. आई थिंक मैंने बहुत देर से होल्ड करा दिया. सामीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 02111000105 के ऊपर. कोई भी सवाल आप डॉक्टर सोनावाला से डायरेक्ट पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और हमें आप 8881 के ऊपर मैसेज भी अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाकर हॉट लिख कर स्पेस देकर अपना मैसेज भी भेज सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल लेते हैं. पहले एक कॉल आ रही. जी अस्सलाम वालेकुम. कराची से इब्राहिम बोल रहा हूँ. जी इब्राहिम साहब. अच्छा, ये तो पता है कि ये जीन और भूत का वो नहीं होता, दिमागी वो है दिमागों का, जिसपे ये आता है ना दौरा. अगर लड़की होती है तो उसकी आवाज जो है ना मर्दों जैसी हो जाती है और पूरी जोर से मतलब बोल रही होती है. और दूसरा वो फिर कंट्रोल में भी नहीं आती है. 2-4 बंदे भी इसको पकड़ के बिठाना चाहते हैं तो जब भी वो नहीं बैठ सकती और सबको धक्के दे के निकल जाती है. ये क्या कंडीशन है मतलब? ठीक है सर. कोई सवाल पूछना है? मिर्गी तो वो जिन भूत तो नहीं है मान लिया, लेकिन जब जिसपे दौरा पड़ता है ना तो उसकी आवाज आमतौर पे मर्दों जैसी हो जाती है ना. अगर लड़की है तो मर्दों की आवाज में बोलती है, और इतनी ताकत इसमें होती है कि तो किसी के कंट्रोल में भी नहीं आती. और कितनी देर में ठीक हो जाती है? फिर वो 10-15 मिनट ठीक भी हो जाती है ना, तो लोग बोलते हैं जिन भूत आ जाए इसके ऊपर ना. अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का. जी डॉक्टर साहब. हाँ इब्राहिम साहब, आपने यानी बिल्कुल सही कहा कि इस किस्म की कंडीशन भी दौरे होते हैं. मैंने ये कहा ना कि दौरा उस वक्त यानी उसको कहते हैं कि जहाँ दिमाग में इस तरीके अजीब का करंट आया हो. अब मैं आपको एक सिर्फ मिसाल देता हूँ कि एक मरीज ऐसे था कि जो अचानक जो है वो गन लेकर हर जगह शूट करने लगा. 2-3 लोगों को मार दिया. उसको शूट किया गया. जब उसकी ऑटोप्सी हुई तो पता चला इसके ब्रेन में उस हिस्से में ट्यूमर था कि जहाँ ये सारी चीजें कंट्रोल होती. कहने का मकसद है कि ये यानी दौरा हो सकता है, कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी. हाँ, एबनॉर्मल एक्टिविटी जो बार बार एक ही तरह से हो रही है, तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटी दौरा हो सकता है. इसका जायजा लेना बहुत जरूरी है, और इसके लिए फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं कि जिससे ये पता चल जाता है कि ये क्या है. तो इसका यानी अच्छा, कभी कभार कुछ नफ्सियाती मर्ज में भी ऐसे होता है, और कभी और ये बाज़ दफ़ा दौरे से भी हो सकता है. तो ये बहुत ज़रूरी है. ऐसी चीज़ें देखिए, अगर दौरा है तो उसको यानी बहुत हद तक हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं और ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है. तो मेरा मशवरा होगा इब्राहिम साहब कि अगर आपके पास ऐसा कोई मरीज़ है कि जिसको ये तकलीफ़ हो रही है, तो मैं मशवरा दूंगा कि प्लीज़ उसका मुकम्मल तौर पे जायज़ा लें. ये जिन भूत नहीं है, ये एक बीमारी है, और इसमें जो है अद्वियात से ये, हाँ, इससे जो है इसका इलाज हो सकता है अगर उसको सही तरह से डायग्नोस किया जाए और सही तरह से इसका इलाज किया जाए. एक और कॉल लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम आसिम है. जी मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाह रहा था. अगर किसी छोटी बच्ची को मिर्गी हो गई, एपिलेप्सी हो गई, क्या वो बड़ी होकर प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएगी? क्योंकि हमारा माशरा कहता है कि अगर बच्ची को हो गई है, मिर्गी हो गई है, तो उसकी शादी नहीं करो. अगर आने वाले बच्चे जो होंगे वो भी मिर्गी का शिकार हो सकते हैं. तो क्या ये इनहेरिटर होता है डॉक्टर साहब? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. आसिम साहब, ये आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है. मैं चाह रहा था कि इसका जवाब कहीं न कहीं हम दें. सबसे पहले तो ये जो इनहेरिटेड या ये मौरूसी जो मसले वाली बात है, वो समझ लें कि मुआशरे में सिर्फ 5% या 7% ऐसे लोग हैं कि जिनमें ये मिर्गी जो है वो खानदानी तौर पे वो पास की जाती. 95% में ऐसा नहीं है. सबसे पहले इलाज का जो ये सवाल का जो पहला हिस्सा था कि जब लड़की वो उसको मिर्गी की बीमारी, तो क्या शादी कर सकती, यानी जवाब बिल्कुल हाँ हाँ हाँ. इसमें आजकल जो है इसको सही तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी में भी जो है यानी ये प्रेगनेंसी बिल्कुल सही हो सकती है. और जैसे मैंने कहा कि 90% चांस है कि न तो बच्चे को कोई मसला होगा, न तो उसकी वालदा को मसला होगा, अगर इसका इलाज सही तरह से किया जाए. हम यही कहते हैं कि प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं, और कुछ दवाइयाँ हम दे सकते हैं. कॉल लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैडम, डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी जी बिल्कुल, बात करें. आप कौन बात करें? मैं मोहम्मद हुसैन कर रहा हूँ, कराची से. कराची से.
جی جی हाँ वालेकुम सलाम जी जलामा साहब। सर मैंने आपसे डिस्कस ही करना था कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, अब वो रिकवर हो गया है मगर उसको जो है झटके जो है लगते हैं कभी कभी ना, क्या ये मिर्गी है या कुछ और है? ना साहब बिल्कुल ये मिर्गी है। मिर्गी का मतलब है कि बार बार झटके आना। अब ये इन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, क्या हाँ नहीं हाँ एक्सीडेंट ये इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक एपिलेप्सी। देखिए होता ये जैसे कि बच्चा पैदा होता है, बर्थ इंजरी होती है, यानी दिमाग को चोट लगती है ना, तो फिर उसके बाद उस हिस्से से शॉर्ट सर्किटिंग होती है। अभी आपके यानी जानने वाले जो बंदे हैं उसका एक्सीडेंट हुआ तो दिमाग को चोट लगी, अब वो दिमाग से करंट निकल रहा है, लेकिन क्योंकि वो चोट लगी और वो हिस्सा मुतासिर हुआ है तो वहां से अब शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट इंजरी एपिलेप्सी या पोस्ट ट्रोमेटिक एपिलेप्सी। और ये भी काबिल कंट्रोल है, मेजॉरिटी में जो है कंट्रोल हो जाती है। उसकी दवाइयाँ थोड़ी सी बढ़ानी भी पड़ती है, अलग होती है, दो पेशेंट एक जैसे नहीं होते, लेकिन 70% पेशेंट बिल्कुल काबिल इलाज है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। कभी कभार ये इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होती है, तो फिर इसमें जो है वो और इलाज भी मौजूद हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसको हम सही तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अगर इसकी सही तरह से डायग्नोसिस हो, सही तरह से इलाज हो। एक और कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, नदीम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। जी नदीम साहब। जी डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त हैं, उनको पिछले तकरीबन 6 महीने हो गए, 6-7 महीने ब्रिट्स पड़ते हैं और लियाकत नेशनल आगा खान सारे हॉस्पिटल्स में इनका इलाज करा चुके हैं। जी जी तमाम टेस्ट क्लियर है, बोन बैरो भी लिया गया, उनका सब कुछ हो गया, तमाम टेस्ट क्लियर आ गया, मगर अब आगा खान ने बोला है कि वो चिप्स का कोई आप लोग करते हैं। अपना रेडियो बंद कर दें, अपना रेडियो पीछे से बंद कर दें। चिप आप लगाते हैं, चिप की पूरे जिस्म में ना चिप्स लगती हैं, उससे वो आप लोग टेस्ट करते हैं कि कौन सी वेन है जो अफेक्ट कर रही है, तो वो एक इलाज बाकी रह गया। बाकी होता ही है उनको कि वो अपने हवास में नहीं रहते और चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं, बेहोश हो जाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, ये उनकी कैफियत होती है। और इलाज सारा करा लिया मगर टेस्ट सारे क्लियर है, अब सिर्फ ये रह गया कि सिर्फ चिप्स लगा के उनका वो ये आप लोग का टेस्ट होता है, लास्ट टेस्ट बाकी है, वो रह गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ ये ऐसे केसेस होते हैं कि ये आपने ये सही कहा कि कभी कभार ऐसे होता है कि तमाम टेस्ट नेगेटिव होती है। अब जैसे मैंने बताया कि एपिलेप्सी ऐसे है कि जैसे कि आप समझ लें कि जजला है, यानी जब जजला होता है तो जजला नजर आएगा, लेकिन एक बार जजला चला गया तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। यानी समुद्र में तूफान आया तो उस वक्त आप तो उसके बाद जो है हर चीज बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है। जब ऐसे होता है तो हमें पता है कि कुछ खराबी है, लेकिन क्यों नहीं पकड़ी जाती है, तो उसमें फिर एडवांस टेस्ट होती है और 2-3 चीजें होती है। एक तो हम कहते हैं कि वीडियो ईजी रिकॉर्डिंग, मतलब कि पेशेंट को हम एडमिट करते हैं 2-3 दिन 4 दिन, कभी कभार 7 दिन भी करना पड़ता है, तो हम देखें कि वो करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कहीं चोरी हो गई और पुलिस 10 मिनट के लिए आई, 2 दिन के बाद तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभार आपने सुना होगा ना कि निगरानी रखते हैं 7-8 दिन 10 दिन, तो चोर पकड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है। दूसरा जो है बहुत ही एडवांस टेस्ट है कि जहाँ दिमाग पर जो है वो चिप्स लगाते हैं या इलेक्ट्रोड लगाते हैं और वो डीप अंदर से, जैसे कि अभी जो हम टेस्ट करते हैं ज़ाहिर दिमाग खोलकर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये टेस्ट ऐसी होती है कि अंदर जाकर जो है वो कुछ इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कुछ नीडल लगाते हैं, हाँ दिमाग को नुकसान ना हो ऐसे, और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर से जो चीज़ नज़र नहीं आती है वो अंदर से नज़र आ सकती है, तो इसका मतलब है वो चिप चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में करनी पड़ती है। लेकिन ये भी ऐसी एक इन्वेस्टिगेशन आई है कि जो हमें ज़्यादा जानकारी देती है। सही सामीन, हमारे पास छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 0211100 पे आप कॉल कर सकते हैं। 105 के स्टूडियो से लाइव आप डॉक्टर सोनावाला से कोई भी सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं। आप हमारे साथ ही रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। जी सामीन, अंबर आपके साथ, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान में सामीन जेनिक्स फार्मा की तरफ से शो पेश किया जा रहा है, मैं मिर्गी और माशरा, जहनी सेहत की आगाही मुहिम है, और इस पे बात करने के लिए डॉक्टर अजीज सोनावाला कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल कराची हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हम एक और कॉल होल्ड पे, डॉक्टर साहब एक कॉल पहले शामिल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम आपने ऐसे बता रहे थे हम सवालात से पहले कि जो झटके होते हैं इनकी ड्यूरेशन कितनी, मतलब कितनी होती है, अगर ज़्यादा कितनी हो जाए तो फौरन इमरजेंसी में जाना पड़े?
आम तौर पे एक बार झटका शुरू हो तो शायद 2 या 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है. आमतौर पे 1-1.5 मिनट ही, कभी कभार 2-3 मिनट होती है. तो और उसके बाद जो है वो पेशेंट बिल्कुल कुछ वक्त तक बेहोशी की हालत में होता है, फिर बेहतरी हो जाती है. अगर एक ही बार ऐसे हुआ तो हम नहीं समझते हैं कि आपको कहीं जाना हो. अगर आपने यानी पेशेंट ने पहले मुआयना किया है और उसका इलाज हो रहा है तो कभी कभार हम कुछ दवाई देते हैं कि जो झटके के बाद आप फ़ौरन ले लें, कतरे होते हैं ताकि दोबारा दौरा ना पड़े. लेकिन एक से ज़्यादा अगर दौरा पड़ा, मतलब है कि पेशेंट दौरा पड़ा, फिर बेहोशी हुई और फिर बेहतरी से पहले दोबारा हुआ, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, ऐसी सूरत में जो है ना वो आप फ़ौरन इमरजेंसी चले जाएं, क्योंकि दौरे का मतलब है कि यानी दिमाग को नुकसान हो सकता है. ठीक है. तो इसलिए आपको जाना ज़रूरी है, लेकिन एक दौरे में नहीं. शामिल कहते जी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. मैं रिजवान बात कर रहा हूँ. डॉक्टर साहब से सवाल था कि जब मैं बैठा रहता हूँ कहीं पे किसी जगह बैठा हूँ, बैठ के उठता हूँ तो आगे से मेरे को धुंध नजर आ जाता है, या गाड़ी चलाने के टाइम पे कुछ चक्कर आता है तब भी मुझे ऐसा होता है कि मतलब मेरे को धुंधला सा नजर आ रहा है. ये किस वजह से? रिजवान साहब, आपकी उम्र क्या होगी? पूछ सकता मेरी हूं? तकरीबन सर 30 साल. शुगर का मर्ज तो नहीं है आपको? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र, ऐसा तो कोई मसला नहीं. रिजवान साहब, आप जरूर अपनी चेकअप करवाएं, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि आपको मिर्गी नहीं है. इसको हम कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन. होता यह है कि ज्यादा वक्त यानी अगर आप बैठे रहें और लेटकर अचानक उठें तो ब्लड प्रेशर अचानक कम हो सकता है, कुछ लोगों में होता है. और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो दिमाग में जो खून का दौरान है वक्ती तौर पे कम हो जाता है. और इसके लिए यानी फिर इसका इलाज अलग है. इसमें जो ब्लड प्रेशर को देखना पड़ता है और जानना ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है. कभी कभार कुछ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन ये हम 90% ऐसे केसेस में हम ये कह सकते हैं कि मिर्गी नहीं है. सही. अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट पे थोड़ा सा बात करना चाह रही थी कि दवाइयाँ कितनी अहम है इस मर्ज में खाना, इसकी कोई अहमियत है वक्त पे खाना, या छोड़ सकते हैं अगर आपको ड्यूरेशन कम हो जाए झटकों की? एक कॉल पे पहले शामिल कर दें दोनों के सवाल. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी डॉक्टर साहब से बात हो सकती है भाई? आपको जी बोलें. अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा नाम नसीब है और मेरी उम्र है 41 साल. सर मेरे टांगों में ये तकलीफ होती है हर टाइम, और रात में ज्यादा होती है, और फिर रात में मेरे मतलब टांगों में झटके आते हैं, ऐसे खड़खड़ाती हैं. तो मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन खातिर ख्वाह कुछ तो नहीं हुआ. तो या बता सकते हैं मुझे? सिर्फ टांग में ही झटके आते हैं? जी टांग में. रात में अक्सर सोने नहीं देती, जैसे आग लगी तो उसमें. ठीक है जी. ओके. आसिफ साहब, ये आपको जो मसला हो रहा है ये सीधी बात है, ये तो दौरे का है जो ये प्रोग्राम है, लेकिन आपको ये दौरे नहीं, इसको हम एक ऐसी बीमारी होती है, इसकी जांच करनी होगी, लेकिन इसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. कुछ लोगों में ये ऐसा होता है कि जैसे ही आप यानी सोने जाए और नींद की शुरुआत हो, जैसे कि शुरू हो तो पैरों में इतनी बेचैनी होती है कि जी चाहता है कि हम पैरों को झटकते रहें. और इसका इलाज मौजूद है, इसको हम सही तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यानी ज़रूर डॉक्टर के पास जाना होगा. कुछ लोगों में खून की कमी होती है, कुछ लोगों में और प्रॉब्लम्स होते हैं. न्यूरो के ही डॉक्टर के पास? न्यूरो के पास या न्यूरो के पास, और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो बिल्कुल आपने जाना होगा, और इसका इलाज 90% लोगों में सही तरीके का मौजूद है. एक कॉल और लेते फिर अद्वियात पे बात करेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी तो मैडम मेरा एक क्वेश्चन था मिर्गी के हवाले से ना. जी. आपके पास कंसल्टेंट भी सुना वाला सब आए हैं, आप मैं सुन रहा हूँ आपका टीवी चैनल. तो हमारे माशरे में असल में अक्सर खवातीन के जो रिश्ते आते हैं और उन खवातीन में मिर्गी पाई जाती है, तो क्या ऐसे मामला के अंदर हम जहाँ रिश्ता तय कर रहे हैं वहाँ हमें ये आगाही देनी चाहिए कि इनको मिर्गी है और इनका इलाज चल रहा है? ठीक है जी. ये बात जो हम कर रहे थे कि छुपाना तो नहीं चाहिए हमें. देखिए ये इतना अहम सवाल है और इसमें हमने इतने मसले देखे हैं माशरे में. सबसे पहले मैं आपको ये सवाल पूछूंगा कि फर्ज करें कि चले कहीं यानी बात आती है और यानी सामने वाले लड़के में, चलो लड़की आपकी लड़की है, सामने लड़का है, लड़के में कोई ऐब है और सामने वाले ऐब छुपा रहे हैं, तो क्या उसको आप पसंद करोगे? नहीं करेंगे ना, सीधी बात है कि तो फिर यानी दगा किया हमके साथ. उसी तरह से जो है हमारा मशवरा होता है कि देखिए प्लीज
आप जो भी चीज़ है सामने वालों के साथ बिल्कुल साफ साफ बताएं। और मैं जो है यहाँ पर 35 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा एक ही यानी नतीजा इसमें आया है कि जो फैमिलीज इस बात को सामने जाहिर करते हैं उनके लिए शुरू में मसले होते हैं। अगर 10 रिश्ते आए तो शायद 9 मना करेंगे, लेकिन ये जो है अगर लड़की अच्छी है और क्वालिटीज है तो एक लड़का पसंद करेगा और उसको अपने हाथों पर रखेगा, उसको बिल्कुल यानी इतना ख्याल करेगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको छुपाया तो देखिए सामने वाले भी वही सुलूक करेंगे जो आप करोगे, और इसमें मसला ये होगा कि लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मतलब आपने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन अगर लड़की को कुछ हुआ तो हमने देखे कि तलाक होते हैं, एबॉर्शंस होते हैं, लड़की को निकाल दिया जाता है एक ही मकसद के साथ कि आपने हमें बताया नहीं। जो जिन्होंने मना किया चलो उनकी बात तो छोड़ दें, लेकिन जिसको यानी एक्सेप्ट ही करना होगा वो भी कहेगा कि नहीं आपने हमसे झूठ कहा। तो हम ये कहते हैं कि देखिए आप छिपाए ना, शुरू में तकलीफ जरूर होगी लेकिन आगे चल के जो है लड़की की जिंदगी सही हो जाएगी, लड़का हो या लड़की हो, लड़कियों में ये ज्यादा मसला हम देखते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे 2 सवाल थे। मैं इबादुर रहमान बात कर रहा हूँ जी मुझे डॉक्टर साहब से 2 सवाल थे। जी प्लीज। सर ये क्या हम एपिलेप्सी की जो दवाइयाँ हैं वो छोड़ी जा सकती हैं? ठीक है, और दूसरा सवाल? और इनका मेरा दूसरा सवाल ये था, क्या इन दवाइयों के इस्तेमाल से वजन बढ़ता है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। आपका नाम क्या? इबादुर रहमान। इबादुर रहमान, ठीक है जी। डॉक्टर साहब अद्वियात की बात तो हम करने ही वाले थे। जी 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 हाँ, इबादुर रहमान साहब ये आपके सवाल अहम है और ये हम अक्सर इसको देखते हैं। सबसे पहले कि एक बार इलाज शुरू किया जाता है तो हमारा मशवरा होता है कि इलाज पाबंदी से लें, और इसमें वक्तन पर वक्तन हम चेक करते हैं कि भाई दवाइयाँ सही चल रही है, सही मिकदार में चल रही है और इसकी साइड इफेक्ट तो ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि 2 जिस्म एक जैसे नहीं है। कुछ लोगों को दवाई माफक आती है, कुछ लोगों को नहीं है। लेकिन एक बार आपने इलाज शुरू किया तो उसको प्लीज़, इसका दौरानिया होता है 3 से 5 साल, उस वक्त तक आपने दवाई को जारी रखना है। और एक बार दवाई बंद करने का वक्त आता है तो अचानक बंद कभी नहीं करना है, उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। ये आपको डॉक्टर बता सकते हैं। अगर ऐसे किया तो हमारे 70% 70% मरीज ठीक हो जाते हैं, उनको बाद में दौरा नहीं पड़ता है। 30% में पड़ सकता है। तो ये आपके यानी जो पहला सवाल था कि आप बंद कर सकते हैं या नहीं, 5 साल 3 साल के बाद आप बंद कर सकते हो, लेकिन सही सुपरविजन में, सही निगरानी में, सही तरह से। नंबर 2 के मशवरे से। हाँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है डिसाइड करना जो है इतना आसान नहीं है। अब दूसरा आप देखिए यानी वजन तो नहीं बढ़ता है। हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि जिससे वजन बढ़ता है, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि जिससे वजन कम होता है। तो जब हम ये दवाई यानी कुछ लोगों को देते हैं जिनका वजन ज्यादा है तो खुश होकर आते हैं कि वजन, तो कहने का मतलब है कि यानी हर दवा की अपनी अपनी साइड इफेक्ट होती है, और जब हम यानी मरीज और दवाई का इंतखाब करते हैं तो हम हर चीज को सामने रखकर फिर ये सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शकील अंसारी बात कर रहा हूँ, इधर सिटी फेसबुक से। जी जी प्लीज। और मेरी बेटी थी और उसको जो है दौरे पड़ते थे। ठीक है, लेकिन वो दौरे पड़ते थे तो वो माजूर हो गई। तो क्या दौरे पड़ने वाले बच्चे माजूर नहीं हो जाते? ओके जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ देखिए, दौरे 2 किस्म के होते हैं। एक तो यानी हम कहते हैं एडियोपैथिक, जिसमें यानी 70% मरीजों में जो कोई मसला नहीं होता है, आपने दवाई सही तरह से दी तो ठीक हो जाता है। लेकिन 30% ऐसे होते हैं कि जिसमें और बीमारियां भी होती है और उसके साथ माजूरी हो सकती है। लेकिन एक चीज जो हमने देखी है, हाँ पहले मैंने कह दिया कि देखिए यानी कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि इससे दौरे के साथ माजूरी होती है, और इसमें पहले यानी उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार सही तरह से इलाज करने से ये माजूरी भी कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन अक्सर हम माजूरी की जो मेन वजह देखी है वो ये है कि इलाज सही वक्त पे नहीं हुआ है, और क्योंकि हर दौरा जो है दिमाग को एक झटका देता है और बार बार हुआ तो दिमाग को नुकसान होगा। तो माजूरी की मेन वजह ये होती है अमूमन, आपके यानी बेटी का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अमूमन ये सही तरह से इलाज नहीं लिया गया हो तब माजूरी के इम्कान ज्यादा होते हैं। हालांकि कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जिसमें माजूरी होती है, ये इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से रजू करना होगा, मेजॉरिटी में नहीं होती है। ठीक है, एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आमिर बात कर रहा हूँ।
डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरी मिसेस डिलीवरी हुई 2018 में, तो डिलीवरी के 3-4 दिन बाद एक टेंशन थी सिर्फ दाएं साइड पे, लेग्स और ये आर्म बाजू में, उस पे झटके महसूस हुए और उसमें ताकत कम हो जाती, फिर 2-3 दिन बाद ऐसा हुआ, फिर 2 दिन बाद ऐसा हुआ, फिर एक दौरान बढ़ता गया। MRI कराई, CT स्कैन कराई, डॉक्टर ने बताया कि ब्लड क्लॉट हुआ है, इसी वजह से जनाब वो अभी 4 साल बाद फिर एक दफा वैसा हुआ। ये मिर्गी की शिकायत तो नहीं है या और कोई बीमारी थी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये एक आम कॉम्प्लिकेशन होता ये है कि कभी कभार प्रेगनेंसी के वक्त कुछ लेडीज़ में जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या कभी कभार खून गाढ़ा हो जाता है, और या डिलीवरी के वक्त अगर मसले होते हैं तो उसकी वजह से खून का दौरानिया दिमाग में बंद हो जाता है और कुछ हिस्सा मुतासिर होता है, तो उसमें दौरे पड़ते हैं। और अगर ऐसा होता है तो उसको फौरी तौर पे इलाज करना ज़रूरी है, और उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती है कि यानी डिपेंडिंग के पेशेंट को क्या मसला है, ताकि खून थोड़ा पतला हो जाए और दौरे कंट्रोल में हो। एक बार ये दौरे कंट्रोल में आते हैं तो इसमें ये देखा गया है कि जैसे मैंने 70% यानी ख़वातीन वो ठीक हो जाती है, लेकिन 30% में बार बार आ सकता है। तो हाँ, अगर बार बार आ रहा है तो फिर इसको मिर्गी कहेंगे और फिर उसका इलाज देना ज़रूरी है। एक कॉल और देते हैं, फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हो? जनाब, मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ सक्खर से। जी, ये इम्तियाज साहब क्या सवाल करना चाहेंगे? हाँ, मेरा सवाल है कि मेरे साथ एक आजकल प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अक्सर बैठे बैठे ना गायब दिमाग हो जाता हूँ, कुछ देर के लिए खो सा जाता हूँ। तो ये बात मेरे आसपास के लोग जो होते हैं उन्होंने महसूस की, मुझे फील नहीं होता है। तो किसी ने मुझे बोला कि भाई ये तो कोई बीमारी है। मैं डर गया, मैंने कहा पूछता हूँ कि ये कोई बीमारी है या ऐसे इंसान के साथ होता है ये। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसका जवाब देंगे। सामीन हमारे साथ ही रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके शो में, आपके पसंदीदा शो में जान है तो जहान में, और जहां जो आप सुनते हैं पीर, मंगल और बुध को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, और वाकई में जान है तो जहान है। डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है इसके बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने अंबर। ज़रूरी है कि सिर्फ जिस्मानी सेहत ही इम्पोर्टेंट है, जहनी अमराज की सेहत कितनी इम्पोर्टेंट? जहन की सेहत, देखिए, जहन का हाँ, सुकून। अब यानी ये सारे जिस्म का मरकज जो है वो दिमाग है। दिमाग है या जहन है या नफ्स है, जिस तरह से आप कहें, और उसी की वजह से जो है वो आपकी सारी हस्ती है। तो यही कहेंगे कि ये दिमागी जो मर्ज हैं वो इतने ही अहम है जितने जिस्मानी है, और दिमागी मर्ज को कंट्रोल करने से काफ़ी हद तक जिस्मानी मर्ज भी कंट्रोल में आते हैं। और ये बिल्कुल ऐसी नहीं है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मतलब है आप समझ सकते हैं कि आपका कंप्यूटर डाउन हो गया तो आप कितने मुतासिर हो जाते हैं। बिल्कुल। एक कॉल लेते हैं, फिर दो से डिस्कनेक्ट होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हम वो जो सक्खर से कॉल आई थी उसमें इम्तियाज साहब का, हाँ, नहीं इम्तियाज साहब, ये आपने जो कहा ना उसमें देखिए, बिल्कुल ये छोटे दौरे हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। ठीक है। क्योंकि कभी कभार जो है अगर आप बहुत ख्यालों में जो है वो इन्वॉल्व हो, और तो उसमें भी ये हो सकता है। कभी कभार खून का दौरानिया दिमाग में आर्जी तौर पे कम हो जाता है प्रेशर लो होने की वजह से, तो भी हो सकता है। तो मेरा सीधा मशवरा है कि इसके लिए आप प्लीज़ अपनी चेकअप करवा लें। ये ना समझे कि ये मिर्गी ही है, लेकिन ये ना समझे कि ये सिर्फ टेंशन है, और उसका हाँ कहने का मतलब है कि अगर सही डायग्नोसिस हुई तो इसका सही इलाज होगा, वरना आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, मैं ये पूछना चाहता कि ये जो जैसे शुगर है, बुलसी बीमारी है, मतलब वालिदैन को भी है और उसके बच्चों को भी हो जाती है, प्यारे बच्चों को भी हो जाती है। तो मेरे दोस्त हैं उनको खांसी हो रही है, तो उनसे मैंने पूछा भाई आपकी खांसी क्यों हो रही है? तो कहा मेरे दादा को भी होती थी और मुझे भी हो रही है, और मेरे बच्चों में भी हो रही है। कोई ऐसा तो नहीं कोई बुलसी बीमारी है, खांसी जो है? ओके जी, थैंक यू। नहीं, देखिए ऐसी सूरत में जो है 90% मौरूसी नहीं होती है। 10% भी नहीं, मैं कहूँगा सिर्फ 5% जो है वो मौरूसी हो सकती है। और कभी कभार जो है वो माहौल का भी एक
किरदार होता है। अगर वो एक ही माहौल में हो, जब पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें, तो आप जैसे खांसी वाली बात करें तो हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर यानी वालिदैन में तो बच्चों में होना ही चाहिए, या बच्चों में है तो वालिदैन में होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। और इसमें हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें इसकी मिकदार बहुत कम है। से अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी, ये जितने भी मरीज होते हैं एपिलेप्सी के, इनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? मतलब ये लोग कैसी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं? मुख्तलिफ हादसात से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इनको हर वक्त रखनी चाहिए? ये बहुत ही अहम सवाल है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एपिलेप्सी या मिर्गी के पेशेंट कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ जहाँ तक हो सकता है, लेकिन वो अपनी सेफ्टी की खातिर और औरों की सेफ्टी की खातिर कुछ चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कि अगर यानी जैसे कि ड्राइविंग करना हो, तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको 6 महीने तक कोई दौरा नहीं पड़ा है तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं। दूसरा, हम ये मशवरा देते हैं कि आप ऐसी जगहों पर काम ना करें कि जहां यानी आपको नुकसान हो सकता है या सामने वाले को नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे वर्किंग एट हाइट्स, ऊंचाई पर आपने काम किया या मशीनरी के साथ काम किया और खुदा न खास्ता ऐसे हुआ तो फिर आप मुतासर हो सकते हो। कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिसमें आप ऐसा नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर आप पायलट नहीं बन सकते हैं, आप यानी प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए नहीं होने के तो नहीं होता है, लेकिन अगर हुआ तो आपको भी खतरा हो सकता है और सामने वालों। तो इन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन के अलावा जो है, हम ये कहते हैं कि 90% काम जो आम इंसान कर सकता है वो मिर्गी का पेशेंट कर सकता है। यानी आप सारे काम कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग के अंदर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते आपकी सेफ्टी की खातिर और औरों की सेफ्टी की खातिर। अच्छा, अदर देन मेडिसिन कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान में? हाँ, देखिए इसमें मेडिसिन से जो है हमारे तकरीबन जैसे मैंने कहा 70% पेशेंट ठीक हो जाते, कंट्रोल हो जाते। जिनमें कंट्रोल नहीं होता है उनमें यानी और भी इलाज के तरीके हैं। जैसे कि बच्चों में है एक जो डाइट है, लेकिन हर किसी में काम नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी मिर्गी की सूरत में काम आती है जिसको हम कहते हैं कीटोजेनिक डाइट। मतलब है कि उस किस्म का खाना जहाँ यानी तेल और इस किस्म की फैट की आइटम ज़्यादा हो और जो शुगर वाली चीज़ें कम हो। तो उससे होता ही है कि सारे जिस्म में एक किस्म का एक एसिडिटी वाला माहौल पैदा होता है कि जिससे दौरे दब जाते हैं। कीटोस पैदा होता है। हाँ, कीटोजेनिक डाइट कहते हैं, तो कीटोसिस होती है। लेकिन इसके लिए जो है आपको यानी मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा इस किस्म का खाना किसी ने आम तौर पे लिया तो उसको नुकसान भी हो सकता है। इतना फैट लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरे जो इलाज है, जैसे कि अभी ये इलाज पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं। कुछ यानी मर्द ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी को अगर सर पे चोट लगी और बहुत ही यानी ज़ख्म है तो उसको निकाल कर ऑपरेशन के ज़रिए उसको हम ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों में जैसे कि ट्यूमर है तो उसको हटा सकते हैं। कुछ लोगों में दिमाग का वो हिस्सा जहाँ से दौरा निकलता है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसकी अभी कोई काम की अहमियत नहीं, काम यानी वो हिस्सा काम नहीं कर रहा है लेकिन नुकसान कर रहा है, तो उसको हम हटा सकते हैं और दौरों में जो है 70-80% कंट्रोल आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि डाइट है, उसके साथ यानी ऑपरेशन, सर्जरी, और अभी कुछ एक डिवाइसेस आ गए, आला आ गए हैं जो हम यानी जिस्म में लगा सकते हैं, और जैसे कि पेशेंट को पता चले कि दौरा आने वाला है तो उस हिस्से को उस हिस्से को जो है वो एक्टिवेट कर सकता है ताकि दौरे कंट्रोल में आए। तो ये सारी चीज़ें अब मौजूद ये आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और वो जो दौरे जो कंट्रोल नहीं हो पाते उनको हम और ऐसी यानी ऐसे इलाजों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फेसबुक का सवाल है, मोहब्बत खान है, वो कहते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, कितनी टाइप्स की होती है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। हम इसको मुख्तसर में यानी 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो हम कहते हैं प्राइमरी एपिलेप्सी। प्राइमरी एपिलेप्सी यानी जैसे मैंने कहा कि बाज़ दफ़ा जो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि ये दौरा क्यों आया है, लेकिन ये एपिलेप्सी एक बीमारी होती है जिसमें अचानक जिस्म में शॉर्ट सर्किटिंग होती है। और दूसरी होती है सेकेंडरी एपिलेप्सी। सेकेंडरी एपिलेप्सी का मतलब है कि हमें पता है कि ये क्यों हुआ है, जैसे कि यानी ज़ख्म हुआ है, सर को चोट लगी है, या फिर ट्यूमर है, या तो फिर गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एपिलेप्सी। और एक तीसरी किस्म की है जो जिसकी मिकदार बहुत कम है, उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मीडिएटेड, मतलब है कि मौरूसी तौर पे, जिसका मैंने कहा कि उसकी मिकदार बहुत कम है, लेस देन 5%। तो ये 2 या 3 हिस्सों में इस तरह से शुमार होती है।
صحیح. ایک اور میسج بھی ہے لیکن آئی تھنک یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہی مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھے گا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں بیٹھ کر جب کام کرتی ہوں تو جب کام کر کے اٹھتی ہوں تو میرا سر ایک دم گھوم جاتا ہے اور اندھیرا سا آ جاتا ہے اور رات میں اسی طرح پنڈلیوں میں کھچاؤ ہوتی ہے اور میری جان نکل جاتی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دونوں سوالوں کا جواب جو ہے اگلے سوالوں میں دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ مسلسل بیٹھ کر اچانک اٹھو گے تو بلڈ پریشر آپ کا وقتی طور پہ کم ہو جائے. ہر کسی کا کم ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اٹھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا یعنی پیروں کو اسٹریچ کریں, پنڈلیوں کو تھوڑا سا یعنی ملیں اس طرح سے, پھر آپ کرسی پر بیٹھیں اور پھر کھڑے ہوں. یہ سمپل سا علاج ہے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور دوسرا جو رات کو ہو رہا ہے وہ وہی چیز ہے جس کا جواب میں نے پہلے دیا تھا, ریسٹلیس لیگ سنڈروم. کچھ لوگوں کو اس طرح سے, تو اس میں جائزہ لینا پڑتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی اگر خون میں کمی ہوتی تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو اور اس کا بھی علاج بالکل صحیح طرح سے ہو سکتا ہے میجورٹی میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایپیلیپسی کے مریض کے ساتھ بہت سارے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جی, بہت سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں, نارمل زندگی بھی گزار رہے ہیں. تو معاشرے میں اگر میں بچوں کی بات کروں تو اسکولس کا کیا رول ہے؟ اگر کوئی شخص آفس میں کام کرتا ہے تو ان کے کولیگس کا کیا رول ہے؟ تو دوست ہیں تو وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی بات کریں. ہاں, اکثر کم نصیبی سے ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مریض خود یا اور اس کے فیملی اس کو چھپاتے ہیں, اور کچھ حد تک یہ صحیح ہے. ظاہر ہے کہ ابھی آپ کو کوئی بیماری ہوئی تو آپ یعنی دنیا بھر میں ظاہر تو نہیں کرے گا سنو 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 مجھے یہ تکلیف ہے, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں مسئلے ہو سکتے ہیں یعنی اسکول میں یا کام پہ, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسکول میں جو آپ ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن آج کل ہر اسکول میں جو ایک میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, ٹیچر سے, پرنسپل سے اور ڈاکٹر سے کہیں کہ دیکھیں بچے کو یہ ہے, اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو پھر آپ اس طرح سے دوائی بھی دے دیتے ہیں کریں, یا پھر بہت قریبی دوستوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا یعنی اس کو کچھ ایسے ہوا تو آپ بتا دیں اس طرح سے. اور جہاں تک یعنی کام کا تعلق ہے, اور اس میں بھی ضروری کہ ہر کسی کو آپ بتاتے رہیں, لیکن اگر ایک بار کچھ ہو گیا یا نقصان ہونے کے چانسز ہیں تو یعنی قریبی کلیگ اسی ڈپارٹمنٹ میں یا اسی سیکشن میں 4-5 لوگ ہیں, ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے اگر مجھے کچھ ہوا تو کرے. اکثر ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں اگر بار بار دورہ پڑ رہا ہے تو کنٹرول میں تو کچھ کرنے کی, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ جیب میں یا پرس میں ایک نوٹ رکھیں کہ مجھے یہ ہے, اور اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ یہاں فون کریں, یا میری پرس میں یا یعنی جیب میں یہ دوا ہے, یہ مجھے فوراً دے دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے اگر سمجھے میرا کوئی کلیگ ہے تو کیا انفارمیشن مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس کو جیسے جھٹکا پڑ رہا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, منہ میں اس کو جوتا سنگھا دیتے ہیں, انگلی ڈال دیتے ہیں, تو کیا چیز اہم ہے جو سب کو پتا ہونا چاہیے؟ انفارمیشن ہے تو سب کو ہی پتا ہونا چاہیے. ویری گڈ, تھینک یو, آپ نے یہ سوال پوچھا. دیکھیے یہ سب کے لیے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ دورہ پڑنا شروع ہوا ہے, تو سب سے پہلے پلیز آپ انگلی یا چمچ یا جوتے مت ڈالیں. چمچ ڈالو گے چمچ ٹوٹ جائے گا, اس کے دانت ٹوٹ جائے گے. اگر انگلی ڈالو گے تو آپ کی انگلی کٹ جائے گی. اتنا یعنی پاور ہوتا ہے اس وقت. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں سمپل سی چیز یہ کہ ایک بار دورہ شروع ہوا تو اس کو ہونے دیں. پیشنٹ کو ایک سیدھے مت رکھیں, ایک طرف لیٹا دیں اور ٹائٹ کپڑے فوراً لوز کر دیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سانس اس وقت جسم میں آنا بہت ضروری ہے. ٹائٹ کپڑے لوز کر دیں, ایک طرف رکھیں. 1 منٹ 2 منٹ میں جو ہے یہ دورہ ختم ہو جائے گا. پیشنٹ کے منہ سے جھاگ نکلے گی, جھاگ کو نیچے اندر نہیں جانے دیں, اس کو یعنی وائپ کر لیں. اور جیسے ہی پیشنٹ یعنی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو کہیں کمفرٹیبل جگہ پر لیٹا دیں. اور یہ سب سے اہم ہے, اگر پیشنٹ کے جیب میں کوئی دوائی ہے یا تو ہوش میں آنے کے بعد آپ نے دینا ہے, وہ فوراً نہیں دینا ہے. یہ آخری کال لیتے جی, ڈسکنیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بہت ہی اہم انفارمیشن ہے جو آپ نے ہمارے تمام سامعین کے ساتھ شیئر کیا. میں امید کرتی ہوں کہ اگر ایپیلیپسی کے پیشنٹ یہ سن بھی رہے ہوں گے تو ان کو بھی بہت فائدہ ہوا ہوگا. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ایز اے نیورولوجسٹ کہ ایپیلیپسی مریض کے حوالے سے اس کیمپین میں مرغی اور معاشرہ اس پہ کوئی اہم میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں, سب سے پہلے تو میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا تاکہ ہم یعنی ہر کسی کو اس بیماری سے آگاہی کریں. میرے 2 میسیجز ہیں. سب سے پہلے تو یعنی مریضوں کے لیے ہے کہ دیکھیے اس میں جو ہے وہ تکلیف ہے, لیکن اس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا, اور اچھے چانسز ہے کہ آپ صحیح یعنی کنٹرول میں رہو گے.
दवाई आप सही तरह से लें, प्लीज़ आप उसको बीच में बंद ना करें, और सही तरह से लोगे तो 70% चांस है, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कि आप ठीक हो जाओगे। और दूसरा पैगाम है माशरे के लिए कि प्लीज़ आप इसको जो है वो एक जिन वाली और ऐसी बीमारी मत समझे कि मरीज़ जो है वो यानी बिल्कुल नाकाम हो गया है। उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो है वो आगे चलकर अगर आपने उनको कंट्रोल किया और हौसला अफजाई की तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने दुनिया में ऐसे काम किए कि जो हम नहीं कर सकते हैं। और अब्दुल सत्तार ईदी साहब, देखिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, हम कभी कर सकते, 3 जन्म में भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसी बीमारी को अगर वो उन्होंने यानी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे लिए रुकावट है, उनके वालिदैन ने भी नहीं किया, उनकी हौसला अफजाई की होगी ज़रूर ताकि वो आगे बढ़े। बिल्कुल। तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करें और इसमें जो है मरीज का इलाज कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप हमारे शो पे आए, और जेनेक्स फार्मा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया और अच्छे बेहतरीन डॉक्टर्स हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हमारे स्टूडियो में आए और हम आप सब लोगों से सेहत की आगाही के ऊपर हम बात कर सके। सामीन, हर चीज़ का इलाज मौजूद है, मिर्गी का भी इलाज मौजूद है, माशरा इसको एक्सेप्ट करे और इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जुमेरात वाले दिन इसी मौजू के ऊपर नए अंदाज से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।